मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में ओटी की क्लास हो रही है। ओटी की क्लास में हमने स्टार्ट किया है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब है एनेस्थीसिया। हम कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे हैं? एनेस्थेटिक। ठीक है, इसके पहले हमने दो मेडिसिन देख ली थी, एक प्रोपोफॉल देखा था, एक केटामिन देखा था, है ना। तो इसमें हम इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब है कि जो मेडिसिन एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थीसिया क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया क्या कहलाता है? बेहोशी। ठीक है, बेहोशी के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को बेहोश करने के लिए। कहाँ मेडिसिन दे रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देने के लिए या पेशेंट को बेहोशी उत्पन्न करने के लिए हम क्या देते हैं? मेडिसिन देखते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अभी देखा था इनहेलेशन मेडिसिन। इनहेलेशन मेडिसिन का मतलब है कि नोज के थ्रू मतलब गैस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं? बेहोश करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब है वेन्स। इंट्रावीनस वेन्स के माध्यम से, वेन में देखा होगा ना, वेन फ्लॉन वगैरह डालता है, तो वेन्स के माध्यम से जो हम एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन देते हैं उन मेडिसिन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या देने के लिए? एनेस्थीसिया देने के लिए। किसके माध्यम से एनेस्थीसिया देने के लिए? वेन्स के माध्यम से। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कौन सा इंजेक्शन? इंजेक्शन फेंटानिल। कौन सा इंजेक्शन? फेंटानिल इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन फेंटानिल इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को कैसे देंगे? पेशेंट को कैसे देंगे इस इंजेक्शन को? वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू देंगे? वेन्स के थ्रू। कौन सा इंजेक्शन है ये? इंट्रावीनस। इंट्रावीनस मतलब किसके थ्रू देंगे? वेन्स के थ्रू। ठीक है, वेन्स के थ्रू इस मेडिसिन को देते हैं। तो फेंटानिल्स की जो प्रॉपर्टीज है हमको वो देखना है। तो ये केमिकल रूप से, मतलब अगर हम उसकी रासायनिक रूप से हम उसको किसको देखें? फेंटानिल को देखें, अगर हम उसका रासायनिक फॉर्मूला देखें, उसको रासायनिक रूप से देखें, तो ये किसके जैसा होता है? अफीम की तरह। कैसा होता है? अफीम। अफीम के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने? अफीम नशीला दवा होता है, नशीला पदार्थ होता है जो लोग लेते हैं। अफीम, चरस लेते हैं ना, ड्रग्स वगैरह। तो उसके जैसे इसका जो रासायनिक रूप से अगर हम फेंटानिल को देखते हैं तो किसकी तरह होता है? अफीम की तरह होता है। ठीक है, ये अफीम की तरह नशीली दवा है, नारकोटिक दवा है। नशीली दवा को क्या बोलते हैं? कौन सी मेडिसिन? नारकोटिक मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? नारकोटिक। बोलो, नारकोटिक। नारकोटिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, इसके गुण, अब ये फेंटानिल गुण, फेंटानिल इंजेक्शन के गुण किसकी जैसे होते हैं? मॉर्फिन के जैसे। किसके जैसे होते हैं? मॉर्फिन दवा, एक मॉर्फिन मेडिसिन होती है, तो उस मॉर्फिन मेडिसिन के जैसे इसके गुण होते हैं। तो हमने क्या देखा फेंटानिल में? अगर हम इसका रासायनिक रूप देखते हैं तो ये किसकी तरह है? अफीम की तरह। किसके जैसा है ये? अफीम की तरह। और अगर हम इसके गुण देखते हैं तो इस मेडिसिन के गुण किसके जैसे हैं? मॉर्फिन मेडिसिन या दवा के समान होते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव मॉर्फिन मेडिसिन के जैसे इसके गुण तो होते हैं, पर ये मॉर्फिन से 70 गुना ज्यादा काम करता है। कौन सा इंजेक्शन? फेंटानिल। तो फेंटानिल में सबसे फर्स्ट देखा रासायनिक रूप से अगर हम देखते हैं तो ये किसके जैसे है? अफीम की जैसा। ठीक है, अगर हम इसके गुण की बात करते हैं तो ये किसके जैसा है? मॉर्फिन की जैसा। ठीक है, ये कौन सी मेडिसिन है? नारकोटिक मेडिसिन है। ठीक है, इसका मॉर्फिन से, ठीक है, मॉर्फिन से जो इसका असर होता है वो कितना गुना होता है? 70 गुना अधिक होता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अगर हम पेशेंट को देखते हैं, हर मेडिसिन का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। हर मेडिसिन के लाभ भी दिखते हैं, हानियां भी दिखती हैं। तो इसकी हानियां कहाँ है? क्या है फेंटानिल इंजेक्शन की हानियां क्या है? तो फर्स्ट इसकी हानि है, ये रेस्पिरेटरी रेट को धीमा कर देता है। रेस्पिरेटरी रेट को धीमा करने से मतलब है हमारी जो श्वसन क्रिया है उसको धीमा कर देता है। पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को फेंटानिल इंजेक्शन दिया है, देखो सारे पेशेंट को डिसएडवांटेज नहीं दिखते हैं ना, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि किस पेशेंट को ये दिखेंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ऐसा सिम्टम्स है, किसी को पहले से वो वीक है या पहले से कोई और भी कुछ ले रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई पहले से भी नशा कर रहा है, तो उन सब पेशेंट में ये सब चीजें दिखती है। डिसएडवांटेज सारे पेशेंट में फेंटानिल के डिसएडवांटेज नहीं दिखते हैं। अगर किसी पेशेंट में डिसएडवांटेज दिखते भी हैं तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या दिखता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी या श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। नॉर्मल जो श्वसन या रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है? कितना होता है नॉर्मल SpO2? ऑक्सीजन रेट कितनी होती है? 100 पर मिनट। कितनी होती है? 100 पर मिनट। तो अगर 100 से नीचे गिर रहा है, क्या सैचुरेशन या रेस्पिरेशन 100 से नीचे गिर रहा है, तो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है पेशेंट की श्वसन क्रिया या पेशेंट की श्वसन दर धीमी होना। ठीक है, फर्स्ट हमने डिसएडवांटेज देखा। सेकेंड हम डिसएडवांटेज देखेंगे कि ये छाती या मतलब जो चेस्ट होता है उसमें क्या होता है, कठोरता आने लगती है। ठीक है, कठोरता आने, फेंटानिल अगर हमने दिया, अगर किसी पेशेंट को इसका एडवांटेज दिख रहा है तो फर्स्ट एडवांटेज देखेगा कि उसका रेस्पिरेटरी रेट नीचे गिर जाता है। सेकेंड क्या दिखता है कि उसका जो चेस्ट होता है, चेस्ट में वो भारीपन की क्या करने लगता है, कंप्लेंट। ठीक है, वह कंप्लेंट करने लगता है कि उसके हार्ट में जकड़न हो रही है या भारीपन टाइप का महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे इसके डिसएडवांटेज। फिर हम देखेंगे इसके यूज। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? एनेस्थीसिया के लिए। मैंने परसों के दिन भी बताया था कि हम इस मेडिसिन, ये जितनी भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम किस यूज के लिए पढ़ रहे हैं? एनेस्थीसिया के लिए। तो यूज में तो फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए इसका यूज किस लिए किया जाता है, एनेस्थीसिया के लिए। अब इस मेडिसिन को दिया कैसे जाता है? इंट्रावीनस। कैसे दिया जाता है? वेन के या सिरा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ फेंटानिल समझ में आ गया। फेंटानिल ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली मेडिसिन है। ठीक है, इसकी ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है और ज्यादातर ये ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के दौरान यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे थियोपेंटोन सोडियम। कौन सी मेडिसिन? थियोपेंटोन सोडियम। अब ये थियोपेंटोन जो सोडियम होता है, ठीक है, ये भी किसके लिए होता है? एनेस्थीसिया के लिए। किसके लिए होता है? एनेस्थीसिया के लिए। अब इसके हम एडवांटेज देखेंगे। किसके एडवांटेज? थियोपेंटोन सोडियम के एडवांटेज। तो इसके लाभ क्या होते हैं? इसका लाभ ये है कि ये तेजी से बेहोशी लाता है। हम इस मेडिसिन को दिए पेशेंट को, ठीक है, कैसे देंगे इस मेडिसिन को? वेन्स के थ्रू। हमने वेन्स के थ्रू इस मेडिसिन को दिया तो पेशेंट को क्या जल्दी से एनेस्थीसिया आ जाता है, पेशेंट जल्दी बेहोश हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इसका लाभ ये भी है कि इस दवा को बंद होने पर रोगी को होश भी जल्दी आ जाता है ना। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि अगर हमने उसको एनेस्थीसिया दिया तो उसमें वो एनेस्थीसिया बहुत टाइम बाद लाता है। ठीक है, हमने मेडिसिन दे दी, उस मेडिसिन देने के बाद हमको 5-6-7 मिनट का वेट करना पड़े पेशेंट को बेहोशी आने में। ठीक है, पर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि हमने एनेस्थीसिया वेन्स के थ्रू मेडिसिन गई, पेशेंट बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम जब एनेस्थीसिया से पेशेंट को बाहर लाते हैं ना, पूरे टाइम तो बेहोश रखेंगे नहीं ना, ऑपरेशन हुआ हम पेशेंट को बेहोशी से बाहर लाएंगे। तो इसकी ये भी खासियत है, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि इससे जल्दी पेशेंट किस में आ जाता है, होश में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में इरिटेशन नहीं प्रदान करता। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, नेजल पार्ट, इस मेडिसिन देने से यहाँ पे इरिटेशन नहीं होता। कुछ मेडिसिन होती है अगर हम उसको दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होने लगता है, पेशेंट को खुजली टाइप से होने लगती है ना, तो क्या ये इरिटेशन नहीं उत्पन्न करता है। उसमें फोर्थ हम देखेंगे ये सलाइवरी मतलब लार को भी ज्यादा स्रावित नहीं करता है ना। तो हमने इसके एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज क्या देखा, बेहोशी तेजी से लाता है। सेकंड हमने क्या देखा, ये बेहोशी को खत्म भी तेजी से करता है। थर्ड हमने क्या देखा, ये हमारा जो नेजल म्यूकोसा होता है वहां पे इरिटेशन नहीं करता है। फोर्थ हमने क्या देखा, सलाइवरी मतलब ये लार का सिक्रेशन भी इससे नहीं होता है, ज्यादा लार का सिक्रेशन भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज के लिए इसमें कुछ इसकी हानियां भी हैं। तो बेहोशी लाने के लिए अधिक मात्रा में दवा देनी पड़ती है। बेहोशी तो इससे जल्दी आ जाती है, ये हमने इसका लाभ देखा था। इसकी जो हानि है, हमको बेहोशी देने के लिए जो मेडिसिन है उसका डोज
डोज ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये इसकी हानि है। ज़्यादा डोज देंगे तो पेशेंट को और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इसका डोज ज़्यादा देना पड़ता है। फिर सेकेंड हम देखेंगे, इससे रेस्पायरेशन तथा ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट की जो श्वसन क्रिया होती है, सांस लेना, जो इसका एसपीओटी होता है, सैचुरेशन होता है, वो डाउन होने लगता है। प्लस उसकी पल्स रेट गिरने लगती है। क्या गिरने लगता है? पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट। तो अगर इसका डिसएडवांटेज दिख रहा है तो क्या दिखेगा, पेशेंट का पल्स रेट नीचे गिरने लगेगा, प्लस पेशेंट का जो SpO2 है, रेस्पिरेशन है, वो भी नीचे गिरने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यह दवा हाइपोटेंशन उत्पन्न करती है। अब हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन बीपी लो होना कहलाता है। हाइपोटेंशन क्या कहलाता है? बीपी का लो होना। तो ये क्या करता है, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कम करने लगता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होना मतलब हाइपरटेंशन, हाई होना हाइपर, है ना। हाइपर मतलब हाई होना मतलब हाइपरटेंशन, बीपी का कम होना मतलब हाइपोटेंशन। समझ में आया? ठीक है। शुगर अगर ज्यादा हो जाता तो क्या बोलते हैं? अगर किसी पेशेंट का शुगर ज्यादा है तो आप किस टर्मिनोलॉजी का यूज करोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। लास्ट बार बता रही हूँ, क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और शुगर अगर गिरने लगता है, कम हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे डोज। तो इसका डोज कैसे देते हैं? 100 to 500 मिलीग्राम किसके माध्यम से देते हैं? वेन्स के माध्यम से देते हैं। ठीक है। 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम का मतलब समझ तो 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है, 1 किलो का अगर व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का अगर वेट है कितना, 1 kg, तो हम उसको कितना देंगे? 40 mg। और अगर उसका वेट 2 kg है तो हम उसको कितना देंगे? 80 mg। समझ में आ गया ना? जैसे जैसे पेशेंट का वेट बढ़ता है उस हिसाब से हम मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाते हैं ना। अगर आप 40 किलो का व्यक्ति आया तो आप अनुमान लगा लेना कि आपको कितना mg मेडिसिन देना है। समझ में आया? फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका यूज। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? पेशेंट एनेस्थीसिया देने से पहले बेहोशी लाने के लिए। हम मतलब देख ही रहे हैं एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब किस लिए यूज कर रहे हैं इसको? एनेस्थीसिया के लिए। सेकेंड हम देखेंगे इसका यूज हम किस गैस के द्वारा कर सकते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हमने अभी देखा था, इनहेलेशन मेडिसिन में हमने नाइट्रस ऑक्साइड गैस देखी थी ना। तो इसका यूज हम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को स्पाइनल लगाना है, स्पाइनल भी एनेस्थीसिया का रूप है। अगर कमर के नीचे का ऑपरेशन होना है, ठीक है, कमर के नीचे का अगर ऑपरेशन होना है, पैर का, ठीक है, नीचे एब्डोमिनल या पेल्विस पार्ट में ऑपरेशन होना है, तो उसको फुल जीए नहीं दिया जाता, उसको पूरा बेहोश नहीं किया जाता। उसकी कमर में एक सुई लगाई जाती है, उस कमर में जो सुई लगाते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल। क्या बोलते हैं? स्पाइन। स्पाइन में जो इंजेक्शन लगता है, कहाँ लगता है? स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है, उस रीढ़ की हड्डी से जो इंजेक्शन देते हैं, किसके लिए? एनेस्थीसिया के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल। तो अगर पेशेंट को स्पाइनल लगा है तब भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, प्लस इस मेडिसिन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर इमरजेंसी ऑपरेशन है, पेशेंट आया है इमरजेंसी, अगर उसका हेड इंजरी है या कभी कभी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो इसको इमरजेंसी में ओटी में लेना पड़ता है ना। वैसे पेशेंट को ओटी में लेने के पहले बहुत सारे वो होते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमको पूरी करनी पड़ती है। अगर पेशेंट को परसों ऑपरेशन होना है तो पेशेंट 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है ना। अगर पेशेंट तुरंत आया है, तुरंत अगर ऐसा है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट नहीं बचेगा, है ना, उसको बोलते हैं आपातकालीन स्थिति। उस स्थिति में भी अगर हमको पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो इस मेडिसिन के द्वारा एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ इसमें पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के दौरे नियंत्रित करने के लिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब
पेशेंट को धीरे धीरे दर्द आता है, बंद होता है, दर्द आता है, बंद होता है, इस टाइप के जो दौरे होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होता है, निषेध। किस किस पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो ये किस पेशेंट को, जो जिनको श्वसन की बीमारी होती है, जो दमा रोगी होते हैं, जिसको श्वास की बीमारी होती है, उसको ये मेडिसिन नहीं दिए जाते। अब आपको मालूम कैसे होगा कि पेशेंट को श्वास की बीमारी है, तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं ना, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है कि क्या आपको श्वास की बीमारी तो नहीं है, आपका पल्स नीचे तो नहीं गिरता है, ठीक है, आपका SpO2 कितना होता है, तो ये सब हिस्ट्री हम किससे लेते हैं, पेशेंट से। ठीक है, तो अगर किसी को श्वास की बीमारी है तब भी उसको ये मेडिसिन नहीं दी जा सकती। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी मेडिसिन, नारकोटिक ड्रग। अब नारकोटिक ड्रग में आते हैं मतलब मादक औषधियाँ, ये लिखा है नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग का मतलब है मादक औषधियाँ, मादक औषधियाँ का मतलब है नशीली दवाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कौन सी मेडिसिन, पेंटाजोसिन फोर्टिविन। कौन सा मेडिसिन है ये, पेंटाजोसिन फोर्टिविन, इसको हॉस्पिटल में फोर्टिविन के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्टिविन में देखेंगे यह रासायनिक रूप से किससे बना होता है, पेंटाजोसिन लैक्टेट से बना होता है। केमिकल रूप से किससे बना होता है, पेंटाजोसिन लैक्टेट से क्या मिलकर बना होता है, पेंटाजोसिन फोर्टिविन। ठीक है, यह एक कैसी होती है, अफीम के तरह उत्पन्न करने वाली नशीली दवा होती है। ठीक है, किसके जैसे, अफीम के जैसे। फिर हम इसका देखेंगे यूज। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है, पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है तब हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। कौन सी मेडिसिन को, पेंटाजोसिन फोर्टिविन को। ठीक है, बेहोशी के, इस दवा को बेहोशी के पहले भी दे सकते हैं और इस दवा को बेहोशी के बाद भी दे सकते हैं। अब हम किस लिए दे रहे हैं, दर्द में आराम करने के लिए। तो हम अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया की कोई मेडिसिन दे रहे हैं ना, जैसे प्रोपोफॉल दे रहे हो आप, फेंटानिल दे रहे हो, तो अगर आपने दिया 5 ml, ठीक है, 5 ml का अगर असर है 5 मिनट तक, ठीक है, अगर 5 ml आपने इंजेक्शन दे दिया प्रोपोफॉल, उसका असर कितने मिनट तक है, 5 मिनट तक। ठीक है, अब आपको कैसे मालूम होगा कि पेशेंट का असर जा रहा है, पेशेंट मूवमेंट करने लगेगा, पेशेंट शिकायत करने लगेगा पेन की। ठीक है, तो उस बीच में मेडिसिन देते टाइम, जैसे हमने 5 ml का डोज दे दिया, 5 ml का डोज खत्म हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा, हम मेडिसिन दे रहे हैं, 2 मिनट समय लेगा ना, एनेस्थीसिया देने में 2 मिनट तो समय लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑपरेशन के पहले इस मेडिसिन को दे देते हैं कि बाय चांस अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो पेशेंट को ज्यादा दर्द का एहसास ना हो ऑपरेशन के दौरान, इसलिए ऑपरेशन के पहले इसको दिया जाता है। अब हम आते हैं ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद कब क्यों दिया जाता है, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से जाता है, ऑपरेशन के बाद उसको आप एनेस्थीसिया में तो नहीं रख सकते ना, तो उस टाइम पे पेशेंट को प्री और पोस्ट ऑपरेटिव भी पेशेंट को पेन होता है, इस पेन को कम करने के लिए भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम इसके देखते हैं इसका डोज। तो इसका डोज का क्या है कि इसका डोज 30 to 60 मिलीग्राम, 30 to 60 मिलीग्राम हम इसको क्या कर सकते हैं, मिलीग्राम, इसको हम IM दे सकते हैं। IM का मतलब क्या है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, हम इसको 30 to 60 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और अगर हमको IV देना है, क्या देना है, IV मतलब हम इसको वेन्स के थ्रू देना है, तो हम कितना देंगे, 30 मिलीग्राम, कितना देंगे, 30 मिलीग्राम। IM देना है तो 30 to 60 मिलीग्राम दे सकते हैं जरूरत के अनुसार, और अगर हमको IV देना है तो हम कितना देंगे, 30 मिलीग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस मेडिसिन का यूज, हमने एक बार इस इंजेक्शन को लगा दिया, चाहे IV लगा दो चाहे IM लगा दो, एक बार हमने इस मेडिसिन को लगा दिया। ठीक है, इसको लगाने के बाद हम 3 से 4 घंटे बाद इसका रिपीट दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर 3-4 घंटे बाद पेशेंट को दोबारा पेन वो शिकायत कर रहा है, ठीक है, दोबारा पेन की शिकायत कर रहा है, तो 3 से 4 घंटे बाद हम उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं या दोबारा भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर इसकी क्वांटिटी होती है कि दिन में अधिकतम आप 300 मिलीग्राम इंजेक्शन ही दोगे। इसका डोज 300 मिली, आप कितने बार भी दे रहे हो इंजेक्शन, ठीक है, पेशेंट को आप 3 बार भी लगा रहे हो, 4 बार भी लगा रहे हो, पर इसका जो हम कितना दोगे, नॉर्मल आप कितना दे सकते हो, 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम से इसका क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसके बाद देखेंगे किसको 1 साल से
कम वाला जो बच्चा है 1 साल मतलब जिसको हम मंथ में काउंट कर रहे हैं, उसको हम ये इंजेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। फिर हम देंगे किसको, 1 साल के से जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 1 ईयर से जो 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, जिनका 1 से 12 एज होता है, उन बच्चों को केवल हम 1 डोज दे सकते हैं। 1 डोज मतलब दिन में केवल 1 बार या 24 घंटे में केवल 1 बार बस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लगाएंगे, अगर हम किसको 1 साल से 12 साल तक के बच्चों को अगर ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो सिंगल डोज देना, ठीक है, सिंगल डोज देना है। फिर इसमें भी कंडीशन है कि 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, अगर बच्चे का वेट 1 किलो है तो 1 मिलीग्राम देना है, किसको, 1 से 12 साल तक में। 2 किलो वेट है तो 2 मिलीग्राम देना है, 3 किलो वेट है तो 3 मिलीग्राम देना है, 10 किलो वेट है तो 10 मिलीग्राम देना है, पर केवल 24 घंटे में एक बार यूज करना है। ये किसके लिए कंडीशन से, 1 से लेके 12 साल तक के बच्चे को। और 1 साल से जो कम बच्चे हैं उनको ये इंजेक्शन देना ही नहीं है। और जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, जैसे हम लोग हैं ना, तो एडल्ट में क्या होता है, हम दिन में इसको 300 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 बार दे सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें गैप कितना रखता है, 3-4 घंटे का गैप रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन की किस पेशेंट को ये नहीं देना है। तो जिसको ब्रेन मतलब जिसको हेड इंजरी है, ठीक है, या जिसको हेड इंजरी है, या जिसका हेड का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या पहले से वो किसी हेड इंजरी मस्तिष्क में कोई चोट है, तो उसको ये मेडिसिन नहीं देनी है। कौन सा इंजेक्शन, पेंटाजोसिन 40, ठीक है। उसके बाद एडवर्स रिएक्शंस में क्या है कि आखिर इस इंजेक्शन को देने के बाद पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं ना। तो अगर हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं और अगर ये इंजेक्शन किसी पेशेंट को नुकसान कर रहा है या नॉर्मल ये दिखता ही है, ये इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को बोलते हैं ना कि इस इंजेक्शन लगाने के बाद आपको चक्कर आएगा, मैंने आपको ये इंजेक्शन लगाया है, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताना, है ना। तो यही क्या कहलाता है, इसका एडवर्स रिएक्शन, मतलब इंजेक्शन देने के बाद जो कुछ रिएक्शन दिखते हैं वो हमको देखना है। तो फर्स्ट क्या आता है, चक्कर आना, ठीक है, सेडिटेशन मतलब हमको कैसा लगना, नींद सा लगना, ठीक है। उसके बाद चक्कर आना, चक्कर आने को बोलते हैं क्या, डिजीनेस। फिर जी मचलाना मतलब नोजिया मतलब वॉमिटिंग टाइप का लगना, ठीक है, फिर वॉमिटिंग होना। तो ये सब किसके एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, पेंटाजोसिन 40 के इंजेक्शन देने के बाद, ठीक है। पेशेंट को हाइपरटेंशन भी हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमने कौन सी मेडिसिन देख ली, फेंटानिल देख लिया, थियोपेंटोन देख लिया, और कौन सा नार्कोटिक में पेंटाजोसिन 40 देख लिया, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम कौन सी नार्कोटिक ड्रग्स ही आज के रखेंगे, नार्कोटिक ड्रग्स ही नेक्स्ट नार्कोटिक ड्रग्स देखेंगे, मॉर्फिन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।